तो इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करते हैं। पिछले लेक्चर तक हमने माइनर कोफैक्टर, वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट ये सब निकालना सीख चुके हैं, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ऑफ कोर्स ये जो टॉपिक है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिकली सिंपल सी बात ये है कि इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन, या मैं बोलूँ मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज़ से ही सॉल्व होगा। तो ऑफ कोर्स प्रॉपर्टीज़ को बढ़िया से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो पूरे ध्यान से अच्छे से समझना बातों को। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या बोलता है? द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट remains same if its rows and columns are interchanged। मतलब कहने का ये मतलब है कि जैसे कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 4 - 6 यानी -2। अब क्या करो इस डिटर्मिनेंट का, ये जैसे मान लो ए है, तो ए ट्रांसपोज कितना होगा? ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज करने से हम क्या करते हैं कि उसका रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो अभी जो पहला रो है ये 1 2, ये पहला रो है, तो अभी 1 2 बना दो पहला कॉलम, ठीक है। अब 3 4 जो है वो दूसरा रो है, तो 3 4 को दूसरा कॉलम बना दो। अभी देखो इसका वैल्यू क्या आएगा? 4 - 6 -2। तो कहने का ये मतलब है कि जो डिटर्मिनेंट है उसमें रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम ही रहता है। तो दैट इज़, है ना, इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा इज इक्वल टू, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज को ए डैश भी बोलते हैं, सबको मालूम होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, काफ़ी यूज़ होगा क्वेश्चंस में। फिर प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आ जाओ। प्रॉपर्टी नंबर 2 है, इफ़ एनी 2 rows or columns of a determinant are interchanged, then determinant retains its absolute value but its sign is changed। कहने का मतलब ये है, जैसे पहले में तो आपने क्या किया, आपने पहले में तीनों रो, जितना भी रो था जितना भी कॉलम था सबको इंटरचेंज कर दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सबको इंटरचेंज मत करो, आप जो है एनी 2 रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करो। कोई भी 2 रो, 2 को इंटरचेंज किया, पूरे को नहीं। तब जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा वो साइन चेंज होके आएगा। जैसे एग्जांपल, एक डेल्टा है, मान लो डिटर्मिनेंट कुछ भी ABCDEFGHI, ठीक है। तो अगर आप जैसे इसमें ये प्रॉपर्टी लगाओ, ट्रांसफॉर्मेशन याद होगा, जैसे मान लो R1 को मैंने R2 से इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? ABC पहला रो है, तो ABC दूसरा रो बन जाएगा, और जो दूसरा है वो पहला। तो दूसरा क्या है? DEF पहला रो और ABC दूसरा रो, GHI। तो अभी ये जो डिटर्मिनेंट है ये बेसिकली माइनस डेल्टा के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए बोला है रिटेन्स इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू तो
डेल्टा और माइनस डेल्टा दोनों का सेम है ना, जो मॉड होता है डेल्टा का वही मॉड माइनस डेल्टा का भी होता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं, दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है बट साइन चेंज हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ लिया हमने। दिस वाज प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, अभी प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं आगे। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स of a determinant are identical, ठीक है, then value of determinant is 0। ठीक है, मतलब कि डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब समझते हो, एलिमेंट सेम होना, मतलब किसी भी दो रो का या दो कॉलम का एलिमेंट्स अगर सारा सेम है तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल ठीक है, कुछ भी, जैसे डेल्टा है, ABCDEF और फिर से ABC, तो यहाँ पे क्या है, R1 R3 R आइडेंटिकल, R1 R3 R आइडेंटिकल, तो होगा क्या, इसका जो वैल्यू है 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको चाहो तो बहुत आसानी से तुम प्रूव भी कर सकते हो। जैसे इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालो तो क्या होगा, A इंटू उसका कोफैक्टर, यानी यह आएगा EC माइनस BF माइनस B इंटू, है ना, यह आएगा DC माइनस AF प्लस C इंटू यह आएगा BD माइनस AE। इसको तुम सॉल्व करके देखो, ये 0 ही आ रहा है, ये सही है। तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत क्लियर है, एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक है, ओके। प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, ठीक है, और एनी कॉलम ऐसे बोल दो, if all elements of any row or any column of a determinant are 0, then value of determinant is 0। ठीक है, मतलब कि डिटर्मिनेंट का अगर सारा एलिमेंट, ठीक है, किसी रो का या किसी कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 0 होगा, पक्की बात है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई भी एक डिटर्मिनेंट ले लिया, ABC 0 0 0 DEF ऐसे ले लिया, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा सीधा सीधा। क्यों? क्योंकि जो R2 है, इस R2 का ऑल एलिमेंट 0 है। अच्छा, अब इसका रीज़न क्या है, क्यों होता है 0? तो उसका रीज़न ये है, मैंने बताया था सबको, वी कैन एक्सपैंड अ डिटर्मिनेंट अलोंग एनी रो और एनी कॉलम। हम डिटर्मिनेंट के एक्सपेंसन किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग कर सकते हैं। अच्छा, तो एक्सपैंड कर दो R2 के अलोंग, एक्सपैंड अलोंग R2। हम इस डिटर्मिनेंट को R2 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, तो डेल्टा कितना आ जाएगा, R2 का पहला एलिमेंट क्या है, 0 इंटू उसका कोफैक्टर। 0 का पोजीशन कौन सा है, 2 1th पोजीशन, तो C21, फिर प्लस 0 इंटू C22 प्लस 0 इंटू C23। हमने क्या बताया था, किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है, किसी भी रो या कॉलम का सारा एलिमेंट ले लो, उसको कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से ऐड कर दो। ये तो तुम्हें दिख रहा है 0 इंटू 0 इंटू 0 सब तो 0 ही आएगा। तो इसीलिए
डेल्टा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ रहे हो, ये हो जाएगा कहानी। अच्छा, फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 ने बोला, तो मैं पहले बता देता हूँ कि जैसे कोई भी डिटर्मिनेंट है, डेल्टा मान लो 2 4 6 है, 3 5 7 9 11 12 है मान लो, तो तुम्हें दिख रहा होगा पहले वाला जो रो है इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है। पहले वाले रो में 3 एलिमेंट है, 2 4 6, तीनों में कॉमन क्या है, 2 है। अच्छा, रो 2 में R2 में 3 5 7 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। R3 में 9 11 12 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि किसी भी एक रो या एक कॉलम में कुछ भी कॉमन होगा तो वो पूरे डिटर्मिनेंट के बाहर आप ले सकते हैं। तो जैसे 2, तो 2 आप पूरे डिटर्मिनेंट के बाहर ले लो, और क्या बचेगा, आप अगर आपने 2 ले लिया तो पहले वाले रो में 1 2 3, और बाकी रो तो वैसे ही रहेगा 3 5 7 9 11 12। अच्छा, और एक एग्जांपल लेते हैं। डेल्टा 1 इज इक्वल टू 2 4 6 3 9 15 और 7 21 35। ठीक है, तो इस बार कहानी क्या है कि पहले वाले रो में 2 कॉमन आ रहा है, दूसरे वाले रो में 3 कॉमन आ रहा है, और तीसरे वाले रो में 7 कॉमन आ रहा है। तो आप क्या करोगे, तीनों को बाहर कॉमन ले लो, 2 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 7, ऐसा हो गया। इंटू डिटर्मिनेंट में पहले रो में क्या बचेगा, 1 2 3, दूसरे रो में क्या बचेगा, 3 नहीं, 3 1 जा 3 होता है, तो 1 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, और तीसरे वाले में 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35। ठीक है, और ओवरऑल तुम्हें दिख रहा होगा फिर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा, क्योंकि R2 भी है ना 135 है, R3 भी 135 है, तो है ना, मैंने क्या लिखा, R2 R3 आर आइडेंटिकल। और अभी अभी मैंने ऊपर एक प्रॉपर्टी पढ़ाया है कि कभी भी 2 रो या कॉलम आइडेंटिकल होता है तो वैल्यू 0 होता है। तो ओवरऑल इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो तुम देख ही सकते हो कि प्रॉपर्टीज से कैसे रिलेटेड है, प्रॉपर्टीज कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अच्छा, तो अब इस प्रॉपर्टी पे आते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि किसी भी रो या कॉलम में अगर कुछ कॉमन है तो आप उस कॉमन को बाहर निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, अगर मैंने किसी रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है ना, जैसे मान लो एक डिटर्मिनेंट था ABCDEFGHI। अब हमने क्या किया है ना, जैसे लिखता हूँ, हमने R1 को K से मल्टीप्लाई कर दिया, KR1 कर दिया, तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, KA KB KC, और R1 में किया है तो बाकी सब तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल अब K क्या होगा, K बाहर आ जाएगा और ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा डेल्टा, अगर इसका वैल्यू डेल्टा था तो हो क्या रहा है, हमने एक रो को मल्टीप्लाई किया K से, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू K से मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब डिटर्मिनेंट के केस में क्या होता है, किसी भी रो को अगर तुमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है उतना टाइम्स बढ़ जाता है, उतना टाइम्स चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसी बात को लिखते हैं कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम of a determinant is, if each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k, then value of determinant becomes
k times the value of ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है कि आपका जो भी ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था उसके रिस्पेक्ट में k टाइम्स इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ओके। फिर अगला प्रॉपर्टी, ये क्या था, प्रॉपर्टी नंबर 5 था, इसी में नोट करके लिख लो, इसी में नोट करके, और ये नोट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, if A is any square matrix of order n, then अगर तुम डिटर्मिनेंट निकालोगे A का, A का मत निकालो, डिटर्मिनेंट निकालो K इंटू A का। ठीक है, A कोई भी एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर n का, तो अगर आप उसको k से मल्टीप्लाई करके फिर डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये हो जाएगा k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, a को अगर k से मल्टीप्लाई करके फिर डिटर्मिनेंट निकालोगे तो बाहर में कॉमन क्या आएगा, k की पावर n कॉमन आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्यों आएगा, क्योंकि जैसे मैट्रिक्स में अगर a b c d है, a b c d e f g h i, तो अगर हम k से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स को, तो मैट्रिक्स में k से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, सारा एलिमेंट k से मल्टीप्लाई हो जाता है, ऑल एलिमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, सारा एलिमेंट हो जाएगा k, kb, kc, ठीक है, kd, ke, kf, उसके बाद kg, kh, ki। ठीक है, सारा एलिमेंट k से मल्टीप्लाई हो गया। तो देखो यहाँ पे ये जो पहला रो है इससे भी k कॉमन आएगा जब तुम डिटर्मिनेंट निकालोगे, डिटर्मिनेंट के ए। अभी तो ये मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट निकालोगे तो पहला रो से k कॉमन आएगा, दूसरे रो से भी k कॉमन आएगा, तीसरे रो से भी k कॉमन आएगा, और फिर डिटर्मिनेंट में क्या बचेगा, a b c d e f g h i। तो इस वाले मैट्रिक्स में 3 रो था। ठीक है, 3 रो था, इसलिए k 3 बार कॉमन आया। अगर n रो होता तो k की पावर क्या आता, k की पावर n आता। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि k का अगर तुम डिटर्मिनेंट निकालोगे तो k की पावर n बाहर आ जाएगा, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मान लो डिटर्मिनेंट ऑफ ऐसे कोई लिखे, डिटर्मिनेंट को डेट dt भी बोलते हैं, माइनस ए, तो कभी भी भूल के मत लिखना माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ -1 इंटू ए। ठीक है, तो ये k का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, यहाँ पे k का काम -1 कर रहा है, तो ये क्या होगा, -1 k की पावर n, तो -1 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। इस चीज़ को समझ लेना। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं और बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 5। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ एनी 2 rows or columns of a determinant are proportional, ठीक है, एक सेकेंड, any 2 rows or columns of a determinant are proportional, then value of determinant is equal to 0। प्रोपोर्शनल होने से भी वैल्यू 0 हो जाएगा। जैसे प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जैसे सॉरी, प्रोपोर्शनल होने का ये मतलब होता है कि अगर 1 2 3 है और नीचे में कुछ भी, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 9 है,
तो हमारे पास क्या हुआ 1/3 इज इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू 3/9। ये तीनों रेशियो क्या है, इक्वल है, तो हम बोलेंगे प्रोपोर्शन में है। ठीक है, ऐसा। तो रेशियो इक्वल होना, प्रोपोर्शनल मतलब रेशियो इक्वल होना, है ना। तो अगर कोई भी दो रो या कॉलम प्रोपोर्शनल होगा तो वैल्यू 0 होगा। जैसे एग्जांपल डेल्टा आप ले लो ABCDEF, और जो तीसरा रो है वो दूसरे रो के प्रोपोर्शनल ले लो। तो प्रोपोर्शनल लोगे तो क्या आएगा KD KE KF। अच्छा, KD KE KF का मतलब क्या हुआ, तुम निकालो D/KD बराबर E/KE बराबर F/KF, है ना। तो तीनों का रेशियो 1/K 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 ऐसा आ रहा है, तो इसलिए हम प्रोपोर्शनल बोल रहे हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनल होने का मतलब होता है रेशियो इक्वल होना। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ लो, प्रोपोर्शनल हो गया। अच्छा, तो ठीक है, ये तीनों बराबर है, तो उस हिसाब से इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या बोलेंगे 0। क्या बोलेंगे, लॉजिक सिंस R2 एंड R3 आर प्रोपोर्शनल। जो R2 R3 प्रोपोर्शनल है उस लॉजिक से इसका वैल्यू 0। तुम देख भी सकते हो तीसरे वाले रो से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, K कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा ABC फिर DEF और फिर बचेगा DEF। ये तो पहले पढ़ चुके हो कि अगर कोई भी दो रो सेम है, यहाँ पे क्या है, ये दोनों रो R2 R3 सेम हो गया, तो उस वजह से इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, K × 0 बराबर 0। तो दो रो चाहे सेम हो या फिर प्रोपोर्शनल हो, दोनों ही केस में वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो टोटल हमने 6 प्रॉपर्टीज़ अभी तक डिस्कस किया।